ये कहानी मेरे पड़ोस में रहने वाले केवट परिवार की है। यह कहानी पुरानी जरूर है, लेकिन एकदम से सच है। यह लगभग 30 से 35 साल पुरानी बात है। यह मध्य प्रदेश के एक जिले के छोटे से गांव की कहानी है। बिरजू अपने माँ बाप की इकलौती संतान था। उसके माँ बाप किसान थे और यही उनके रोजी रोटी के सहारा था। बिरजू ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, वह केवल कक्षा 5 तक ही पढ़ा लिखा था। वह सीधा साधा लड़का था और अपने माँ बाप का खेती किसानी में हाथ बटाता था। बिरजू की शादी मंगा से होती है। शादी के बाद मंगा अपने ससुराल में सबके साथ मेल जोल बढ़ाने की कोशिश करती है। वह पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन घर के सभी काम में उसे महारत हासिल थी। वह अपने सास ससुर की जी जान और लगन से सेवा करती थी। उन्हें कोई शिकायत का मौका न मिले, उसका यह पूरा पूरा ख्याल रखती थी। बिरजू इतनी गुणी पत्नी पाकर खुद को भाग्यशाली मानता था। वह मंगा को बहुत प्यार करता था, लेकिन अपने माँ बाप का ही वह मान सम्मान और प्यार उतना ही करता था जितना वह मंगा से। शुरू शुरू में मंगा और उसके सास के बीच सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। सब लोग प्यार से रह रहे थे, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बीतता है, सास बहू में न जाने किस बात को लेकर अनबन बढ़ने लगती है। बिरजू की माँ किसी न किसी बहाने से मंगा की शिकायत बिरजू से करती है। अब तो आए दिन का यह किस्सा हो गया था। जहां चारों तरफ से मंगा के पड़ोसी मंगा की तारीफ करते नहीं थकते थे, वहीं बिरजू की माँ उसकी तारीफ सुनकर जल भुन जाती थी। 2 साल बाद मंगा को एक बच्चा पैदा होता है। मंगा बच्चा पाकर बहुत खुश होती है। वह अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है और मंगा को अपने बच्चे का एक पल का रोना गवारा नहीं था। मंगा और बिरजू ने गांव के बाहर 2 कमरे का एक छोटा सा मकान बनाया था। मंगा हर समय उस घर को बनाने में अपना ज्यादा समय व्यतीत करती थी। वह घर कच्चा जरूर था, लेकिन वह घर उन दोनों के सपनों का घर था। मंगा अक्सर वहां आती थी और कुछ समय व्यतीत करती थी। जून का महीना था, गर्मी के समय था। उस समय शादी का सीजन चल रहा था। बिरजू किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी में जाने के लिए तैयार होता है। मंगा उससे कहती है कि आज मत जाओ, आज मेरी आंख फड़क रही है, मुझे अच्छा नहीं महसूस हो रहा है। बिरजू उसको समझाता है कि वह कल शाम तक वापस आ जाएगा और वह यह भी कहता है कि वह माँ की किसी बात का बुरा नहीं माने और उनसे झगड़ा नहीं करना, उनका ख्याल रखना। ऐसा कहकर बिरजू वहां से चला जाता है। शाम होते ही जाने किस बात को लेकर सास बहू में झगड़ा होने लगता है। कुछ देर बाद मंगा का ससुर भी आ जाता है और मंगा से झगड़ा करने लगता है। झगड़ा जब ज्यादा बढ़ जाता है तो उनके पड़ोसी आते हैं और झगड़ा शांत करवाते हैं। मंगा कुछ ज्यादा ही नाराज थी। बार बार वह रोए जा रही थी। फिर उसने खाना बनाया और अपने सास ससुर को खाना खिलाया। मंगा ने खाना खुद नहीं खाया। मंगा रोज सुबह 4 बजे उठती थी और अपने बेटे को, जिसकी उम्र इस समय 1 साल थी, उसको दूध पिलाती और फिर अपनी सास के पास उसको लिटा दिया करती थी और घर के काम में लग जाती थी। वह सुबह 6 बजे अपने सास ससुर को चाय बनाकर देती। मंगा का यह रोज का रूटीन था। उस दिन भी मंगा सुबह 4 बजे उठती है, अपने बेटे को प्यार से निहारती है, उसको दूध पिलाती है और अपनी सास के पास लिटा देती है। मंगा ने जब काफी देर तक चाय नहीं दिया तो उसकी सास गुस्से से उसको कोसती हुई किचन की तरफ बढ़ती है, लेकिन उसकी नजर जैसे ही बेटे के कमरे की खिड़की पर जाती है, वह जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगती है। उसका चिल्लाना सुनकर उसका पति भी दौड़ कर आता है। सामने का नजारा देखकर वह लड़खड़ा जाता है। उसके सामने अंधेरा सा छा जाता है और वह नीचे गिर जाता है। मंगा की सास लगातार चिल्लाए जा रही थी। उसका चिल्लाना सुनकर अब लोग इकट्ठा होने लगते हैं और उसके चिल्लाने का कारण पूछते हैं। मंगा की सास खिड़की की तरफ इशारा करती है। लोग उस तरफ देख के हैरत में पड़ जाते हैं। मंगा के कमरे का दरवाजा तोड़ा जाता है। मंगा सामने फंदे पर लटकी हुई थी। यह नजारा किसी को भी हिला देने वाला था।
बिरजू इन सब के लिए अपने माँ बाप को जिम्मेदार मानता है और वह उन दोनों से नफरत करने लगता है। वह उस दिन को कोसता है। वह सोचता है कि काश कि वो मंगा की बात मान लेता और न गया होता तो मंगा आज जिंदा होती। मंगा की जिस दिन तिराहवी थी उस दिन गांव का ही एक आदमी रात के करीब 11 बजे शहर से गांव की तरफ आता है। वह मंगा के नए वाले घर के पास जैसे ही पहुंचता है अचानक से उससे कोई टकरा जाता है और वह गाड़ी से गिर जाता है। दूसरे ही पल वह आदमी उठता है और जिससे उससे उससे गाड़ी टकराई थी वह उसको उठाने की कोशिश करता है। वह उसकी तरफ जैसे ही झुकता है उसके मुंह से चीख निकल जाती है और वह उसका शरीर पीला पड़ जाता है, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि मंगा थी। यह यूं कहें कि वह मंगा की आत्मा थी। वह डर के मारे कांपने लगता है। गांव की एक विशेषता होती है, वह बदहवास गांव की तरफ भागता है। गांव की एक विशेषता होती है, बात छोटी हो या बड़ी, गांव में आग की तरफ फैलती है। जैसे ही लोगों ने यह सुना वह भागकर उसके पास आ गए और सब पूछने लगे। वह सबको बताता है उसके साथ जो जो घटना हुई थी, लेकिन उसकी बात का कोई यकीन नहीं करता। कोई कहता है कि यह नशे में गाड़ी चला रहा था, कोई कहता है ये हमको डराना चाहता है। वहां जो भी बैठे थे सब उसका मजाक उड़ा रहे थे। वह चिल्ला चिल्ला कर बताता है मगर उसकी बातों पर कोई यकीन नहीं करता। लेकिन यह घटना पहली जरूर थी, आखिरी नहीं थी। अब तो उस रास्ते में आने वालों के साथ आए दिन कुछ न कुछ घटनाएं होने लगती हैं। वह अचानक से लोगों के सामने आ जाती थी और बहुत ही डरावनी आवाज निकालती थी। गांव का कोई भी आदमी रात में उस रास्ते से जाने की हिम्मत भी नहीं करता था। वह दहशत का दूसरा पर्याय बन गई थी। जब वह अपने नए वाले घर से पुराने घर की तरफ जाती थी तो उसकी अजीब सी डरावनी आवाज से रात की खामोशी को चीर कर उथल पुथल मच जाती थी। अंधेरा होने के बाद अगर औरतें कहीं बाहर जाती थी तो झुंड बनाकर जाती थी। जब वह जिंदा थी तो चारों तरफ लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे, लेकिन अब लोग उसे गाली देते थे और उसे कोसते रहते थे। मंगा को मरे हुए 5 साल हो गए थे। गांव वालों में दहशत और डर उसी तरह हावी था। लोग अपना काम रात होने से पहले ही निपटा लेते थे ताकि उन्हें रात में बाहर न जाना पड़े। अक्सर वह किसी न किसी से टकराती थी और जिससे वह टकराती थी उसका डर कर बुरा हाल हो जाता था। अब मंगा का बेटा 5 साल का हो गया था। अब वह पड़ोस के बच्चों के साथ खेलने लगा था। कभी कभार किसी बच्चे को कोई बच्चा अगर उसे रुला दिया या मार दिया तो उसकी सामत आ जाती थी। उसके घर या उसके साथ कुछ न कुछ अनहोनी हो जाती या उनको गंभीर चोट आती। पड़ोसी अब अपने बच्चों को उस बच्चे से दूर ही रखने लगे थे। मुझे अच्छी तरह याद है, हमारे यहाँ शादी थी। उस शादी में मेहमान खूब आए हुए थे। पूरे आंगन में औरतें लेटी हुई थीं और बाहर आदमी। गर्मी के समय तो था ही। अचानक से रात में करीब 2 बजे एक बहुत ही डरावनी चीख ने सभी औरतों को जगा दिया। एक साथ सभी औरतों का चीख सुनना और चौंक कर खुद ही चीख उठना इत्तेफाक नहीं था। यह चीख हमारे घर के पीछे की तरफ से आई थी। सभी औरतें डर गई थीं और आपस में बात करने लगी थीं। जो नहीं थी उनको तो पता ही नहीं था कि ये चीख कहाँ से आई और किसकी है। जो वहां की थी उनको पता था कि ये चीख किसकी है, लेकिन वो उनको बताती नहीं है वरना सब डर जाएंगी। उसके घर तक पहुंचने के लिए 2 रास्ते थे, एक हमारे घर के पीछे से और एक सामने से। इस बार वह जब लौटती है तो हमारे घर के सामने से निकलती है और इस बार डरने की बारी घर में सोए हुए बाहर आदमियों की थी। वह एक भयानक चीख जो रात के सन्नाटे को चीरती हुई सुनाई देती है। सभी आदमी सुनते हैं और चीख कर उठ जाते हैं। लोगों को कहना था कि वह रोज अपने बेटे से मिलने आती है और अक्सर ऐसी ही चीखें लोगों को सुनाई देती थी। बिरजू की अब दूसरी शादी हो चुकी थी।
उसकी दूसरी बीवी उस बच्चे को बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। एक दोपहर वह सोई थी और बच्चा अपनी नई माँ से खाना मांगता है। वह कोई जवाब नहीं देती। बच्चा उसका पैर पकड़कर खींचने लगता है, जिससे वह गुस्से में पैर से उस बच्चे को धक्का दे देती है और बच्चा गिरकर रोने लगता है। फिर क्या था, उसकी तो सामत आ जाती है। रात में जब वह खाना बना रही थी तो खौलती हुई सब्जी की कढ़ाई उसके पैर पर गिर जाती है और उसका पैर पूरी तरह से जल जाता है। वह बुरी तरह से जल जाती है। इसके बाद तो वह साफ कह देती है कि वह अब इस बच्चे को अपने पास भी भटकने नहीं देगी। उसको लगता है कि यह सब मंगा ही कर रही था, इसलिए वह बच्चे से अब बिल्कुल दूरी बना लेती है। बच्चे के दादा दादी बच्चे को अपने पास ही रखते थे। वे दोनों बच्चे को बहुत ज्यादा प्यार करते थे। वे दोनों मानते थे कि मंगा के मरने के जिम्मेदार वही हैं, इसलिए वह बच्चे को कोई दुख नहीं होने देते थे। कोई तकलीफ वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकते थे। गांव वाले अब मंगा की दहशत से तंग आ चुके थे, क्योंकि वो लोग रात में बाहर जाने से डरते थे। पता नहीं कहाँ वह टकरा जाए। वह खौफ का दूसरा पर्याय बन गई थी। अतः सब लोग बिरजू को सलाह देते हैं कि वह इसको लेके गया चला जाए और उसको वहां पर पिंडदान कर दिए ताकि उसको मुक्ति मिल जाए। बिरजू सबकी सलाह मानकर गया जाता है। वह अकेले जाने में डरता था, इसलिए अपने रिश्तेदार को साथ लेके जाता है। वहां पर वह विधि विधान से उसका क्रिया करता है और लौटते हुए सोचता है कि इसके बाद मंगा अब उसके जीवन से चली जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब वह लौटता है तो उसके हाथ में एक बैग था, जिसमें उसके कुछ जरूरी सामान और कपड़े थे। लेकिन बिरजू को उस बैग को उठाने पसीने छूट रहे थे, मानो वह बैग कितना भारी हो। उसका रिश्तेदार यह सब देख रहा था कि कैसे बिरजू उस बैग को उठाने में हाँफने लगता है। दोनों जब वहां से वापस आते हैं तो बिरजू पहले बस से उतर जाता है और वह अपने रिश्तेदार से बैग पकड़ाने को कहता है। रिश्तेदार चूंकि उसको देख रहा था कि वह बैग कितना भारी है, इसलिए वह पूरी ताकत लगाकर बैग को उठाता है। लेकिन ये क्या, बैग तो एक झटके से ऊपर उठ जाता है। उस जितनी आसानी से वह बैग उठाया, उसको समझ में नहीं आया कि अगर बैग इतना हल्का है तो फिर बिरजू को इसको उठाने में इतनी दिक्कत क्यों हो रही है। यह बैग तो एक हाथ से ही उठा सकता है। वह बिरजू को बैग पकड़ाता है। बिरजू बैग पकड़ते ही फिर पसीने पसीने हो जाता है। रिश्तेदार डरने लगता है और समझ जाता है कि मंगा यही है। बिरजू के माँ बाप कुछ समय बाद बिरजू के माँ बाप 4 धाम जाने का यात्रा प्लान बनाते हैं और साथ में उस बच्चे को भी ले जाना चाहते हैं, क्योंकि उनको अपनी नई बहू पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं था। वह उसके सहारे उस बच्चे को छोड़ना ही नहीं चाहते थे। बिरजू पहले इसके लिए तैयार नहीं था, लेकिन माँ बाप के समझाने पर वह समझ जाता है और अपने बेटे को माँ बाप के साथ 4 धाम जाने के लिए भेजने के लिए तैयार हो जाता है। लोग बाजे गाजे के साथ उनको विदा करने आए थे। बच्चे को जब माला पहनाया जाता है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। बिरजू प्यार से उसका माथा चूमता है और उसको विदा कर देता है। 4 धाम यात्रा जब अपनी अंतिम पड़ाव पर थी, तभी एक अनहोनी हो जाती है। वह बच्चा अचानक से बीमार हो जाता है। उसका इलाज करवाया जाता है, लेकिन वह वहीं पे दम तोड़ देता है। इस घटना से उसके दादा दादी टूट जाते हैं और वो रोते चिल्लाते हैं कि अब वो वापस गांव नहीं जाएंगे। लेकिन उस यात्रा में जो और लोग थे उनको समझाते हैं कि ये तो होनी थी, अब इसको कोई रोक नहीं सकता था, आप घर संदेश भिजवा दो। उस समय गांव में फोन नहीं था, अतः गांव के सरपंच के नाम एक तार आता है। जब तक वह तार आता है तब तक उन लोगों के वापस आने का समय हो जाता है। बिरजू कहता है कि कुछ भी हो जाए वह उन लोगों को अब घर में घुसने भी नहीं देगा। पहले तो वो लोग उसके बीबी को मार दिए, अब बच्चे को। वो लोग उसकी खुशियों को ही खा गए। लोग बिरजू को समझाते हैं
कहते हैं जिस दिन बच्चा मरा था उस दिन का मंगा की डरावनी आवाज गांव के अधिकतर लोगों ने सुनी थी। वह उस दिन अपने नए घर से पुराने घर कई बार दौड़ी थी। शायद उसे पता चल गया था कि उसका बेटा मर चुका है और उसके बाद वह कभी किसी को दिखाई नहीं दी, न ही किसी ने उसकी वह भयानक आवाज सुनी। धीरे धीरे मंगा की कहानी बंद होने लगी और अब गांव वाले बेफिक्र होकर रात में भी निकलने लगे। अब लोग चैन की सांस लेने लगे। लेकिन आज भी जब कभी चर्चा होती है तो लोग यही कहते हैं कि मंगा जो भी कर रही थी अपने बेटे के लिए कर रही थी। वह रोज अपने बेटे के लिए आती थी और तड़पती रहती थी। शायद उसके बेटे के जाने के बाद वह भी वहां से हट गई। ये कहानी मेरे पड़ोस में रहने वाले